92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, 2 साल के बड़े खूबसूरत रिश्ते के बाद हम इस रिश्ते को और आगे बढ़ा रहे हैं नए नए रंगों के साथ। जो कहानियां मैं सुनाता हूं वो लिखी होती हैं मेरी मंडली ने। जी हाँ, एक राइटर्स की मंडली है जिसको मैं ट्रेन करता हूं, जो बम्बई और भारत के कई और हिस्सों में रहते हैं। मैं उनकी मदद करता हूं बेहतर से बेहतर कहानियां लिखने में और फिर उन्हीं कहानियों को आपके सामने पेश करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अकबर कादरी की लिखी कहानी एक खोई हुई लाइब्रेरी पार्ट 1। आराम से सिलो और हाँ, धागा तेज मत बांधना, किताब के बरक पुराने कहीं फट न जाएं। नकीब साहब ने किताबों की जिल्द कर रहे खुर्शीद मियाँ से कहा। अरे हमारी जिल्द का कमाल है कि ये किताबें अब तक जिंदा है नकीब साहब। अब जिल्द साजी के बारे में तो कम से कम हमें ना सिखाइए। अरे तुम तो बुरा मान गए यार, लगता है बेगम ने चाय नहीं दी आज सुबह। दोनों हंस दिए। 65 साल के नकीब साहब और उनके जिल्दसाज दोस्त खुर्शीद की अक्सर मीठी झड़पें तब होती हैं जब खुर्शीद मियाँ नकीब साहब की लाइब्रेरी में किताबों को दुरुस्त करने के लिए तशरीफ लाते हैं। रहीमपुर की इस छोटी सी लाइब्रेरी का नाम भी नकीब साहब की उम्र की तरह बूढ़ा हो गया था, मौलाना हसरत मुहानी लाइब्रेरी। बोर्ड तो था नहीं, बस लाइब्रेरी के ऊपर दरवाजे के ऊपर वाली खाली जगह पे कुछ लिख दिया गया था। नजरें गड़ा के देखने पे भी उर्दू के बस कुछ अल्फाज नजर आते। एक दौर था जब शहर का हर बच्चा, बूढ़ा, जवान यहीं शिरकत करता था। इम्तिहानों के दिनों में यहाँ पढ़ने वाले तालिबे इल्मों यानी स्टूडेंट्स की भीड़ होती थी। अब ये लाइब्रेरी कदमों की आहट को और किताबों के सफ़े पलटने वाली उंगलियों को तरस गई थी। लोगों की मेंबरशिप लगभग 0 के बराबर थी। 0 नहीं हुआ था तो नकीब साहब का जज्बा, जिन्होंने सन 70 में यहाँ लाइब्रेरियन की नौकरी की थी और इस लाइब्रेरी के सारे उतार चढ़ाव के दिन देखे थे। लो भैया, होगी तुम्हारी किताब दुरुस्त, इंशाल्लाह सालों साल चलेगी, जल्दसाज खुर्शीद ने नकीब साहब से कहा। तो उन्होंने गंभीर आवाज़ में जवाब दिया, पता नहीं मियाँ, अब ये लाइब्रेरी भी चलेगी या नहीं। क्यों, क्या हुआ? होना क्या है, फिर से सरकारी फरमान आया है, लाइब्रेरी जल्दी बंद कर दी जाएगी कहते हैं। खुर्शीद मियाँ ने जल्दसाजी के छोटे छोटे औजारों जैसे मोटी सुई, छोटी आरी, कैंची, धागा और कपड़े को अपनी संदूक में वापस रखते हुए बेफिक्री से कहा, चलो यार छोड़ो, हम ये बात तुम्हारे मुंह से सालों से सुन रहे हैं। अपनी कुर्सी पर बैठे नकीब साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। उनकी खामोशी एक दर्द बयां कर रही थी। उन्होंने टेबल पर रखे कुछ कागजात को खंगाला और एक वाउचर बुक निकाल के खुर्शीद मियाँ की ओर बढ़ाई। कितने पैसे हुए खुर्शीद? उस लाल वाउचर को देखते हुए खुर्शीद मियाँ ने हंसते हुए कहा, क्या यार, तुम 25-50 रुपए के लिए भी 100 कागज भरवाओगे? सरकारी काम है भाई, शुक्र करो कि तुमको पैसे मिल जाते हैं। 1970 से मेरे 3 रुपया 75 पैसे अब तक अटके हैं। खुर्शीद मियाँ ने वाउचर पर दस्तखत किए और नकीब साहब से कहा, तुम यूं ही बेवजह परेशान हो रहे हो। लाइब्रेरी बंद नहीं होने वाली, और अगर सरकार ये बंद कर देगी तो तुमको नौकरी कहाँ देगी? कांजी हाउस में? अरे जब तक तुम्हारी नौकरी है तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तो ये आखिरी साल चल रहा है जनाब, बस कुछ ही महीनों में मैं रिटायर। ये सुन के खुर्शीद को जैसे झटका लगा था। उम्र ऐसे ही निकल जाती है, दिन गिनते गिनते। उसकी उम्र भी तो नकीब साहब के बराबर ही है, मतलब रिटायर होने का वक्त आ गया है। वाकई लाइब्रेरी बंद हो गई तो यहाँ से होने वाली 500-600 रुपये महीने की इनकम भी ख़त्म हो जाएगी। खुर्शीद ने अपने आप को संभाला और बात घुमाते हुए कहा, रिटायर तो 5 साल पहले हो जाना चाहिए था। अब्बा का शुक्र अदा करो कि उन्होंने दस्तावेज़ों में उम्र तुम्हारी 5 साल कम लिखवाई थी। नकीब साहब हंस दिए, पर उनके चेहरे पे लाइब्रेरी बंद हो जाने का दर्द साफ देखा जा सकता था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य अकबर कादरी की लिखी कहानी एक खोई हुई लाइब्रेरी पार्ट 1। आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि रहीमपुर की मौलाना हसरत मुहानी लाइब्रेरी ख़त्म होने वाली थी। उसके केयरटेकर नकीब साहब की नौकरी ख़त्म होते ही इसको बंद करने के आदेश आ गए थे और नकीब साहब परेशान थे। वो बचा नहीं पा रहे थे इस धरोहर को। अब आगे। चंदूराम, ये किताबें धूप में रख दो और हाँ, इनके ऊपर तख्ता रखना मत भूलना। पिछली दफ़ा वज़न रखना भूल गए थे तो किताबें टेढ़ी हो गई थी।
नकीब साहब ने पियून चंदूराम से कहा। अर्ध सरकारी ट्रस्ट की इस लाइब्रेरी में नकीब साहब और चंदूराम बस 2 लोगों का ही स्टाफ था। यहाँ नकीब साहब ने लकड़ी की पुरानी टेबल का दराज खोला और एक कागज़ निकाला। दराज बंद करते वक्त उनकी काली शेरवानी का एक धागा उसमें फंस गया। उन्होंने पेन स्टैंड में फंसी कैंची को बिना हिले डुले निकाला और धागा काट दिया। दुबले पतले जिस्म पे काली शेरवानी बहुत जचती थी नकीब साहब पर। साफ रंग और हल्के गड्ढे वाले गालों पे सफ़ेद काली दाढ़ी जिसमें काले बाल थोड़े से ही थे, नकीब साहब की पर्सनालिटी को कुछ अलग कर देते थे। उन्हें देख के ऐसा लगता था जैसे नवाबों के दौर का कोई किरदार सामने आ गया हो। कागज़ को हाथ में लेके नकीब साहब ने लाइब्रेरी के कोने में रखी अपनी छड़ी उठाई और बाहर निकल गए। चंदूराम, मैं ज़रा डीएम साहब के दफ्तर से आया, तुम साफ सफाई कर लेना, हो सकता कोई मुआयना करने आए। बाहर निकल के नकीब साहब ने रिक्शा रोका। कलेक्ट्रेट ऑफिस चलो। रिक्शा नकीब साहब को लेके आगे चल दिया। थोड़ी देर में रिक्शा कलेक्ट्रेट ऑफिस के गेट पे पहुंच गया। नकीब साहब ने रिक्शे वाले को पैसे दिए और अंदर चले गए। भीड़ आम दिनों के जैसी ही थी। डीएम साहब से मिलने के लिए लोग कतार बना के ऑफिस के बाहर बेंच पे बैठे हुए थे। नकीब साहब ने टेबल पर रखे रजिस्टर पे अपना नाम लिखा और बैठ गए। थोड़ी देर बाद नकीब साहब का भी नंबर आ गया। दरवाजे के अंदर दाखिल होने से पहले आदतन वो थोड़ा सा खांसे और आवाज़ लगाई, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? कम इन, आइए आइए नकीब साहब, बैठिए। जी वो एक फरमान आया था। डीएम साहब ने थोड़ी असहजता दिखाते हुए कहा, हाँ वो आपको तो पता ही है कि जो भी सरकारी संस्थाएं खस्ता हाल हैं, सरकार उन्हें चालू नहीं रखना चाहती। अब खामखा तनख्वाह तो नहीं दे सकते ना। नकीब साहब ने संजीदगी से कहा, देखिए जनाब, बात सिर्फ पैसे की नहीं है, ये एक धरोहर है। कितनी अनमोल किताबें हैं यहाँ, ये सब कहाँ जाएंगी और उनकी देखभाल करनी पड़ती है। संदूक में रख भी दिया तो ख़राब होने का डर है। देखिए मैं एप्लीकेशन लाया हूँ, अगर माफ़ कीजिए नकीब साहब, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। आपकी लाइब्रेरी में कुल 5 मेंबर हैं और पिछले कई सालों से यहाँ काम लगभग ना के बराबर हुआ है। इन सब रिपोर्टों को आप भी मान चुके हैं, तो बताइए भला मैं क्या कर सकता हूँ। और रही बात किताबों की, तो सरकार आपकी किताबों को डिजिटल करवा रही है, इसके लिए हम इंतज़ाम कर देंगे। अब आप जाइए। नकीब साहब हल्के कदमों से वापस चल दिए। जिस लाइब्रेरी ने उनको रोज़ी दी थी, आज उसी को बचाने की ये आखिरी कोशिश बेकार गई थी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य अकबर कादरी की लिखी कहानी एक खोई हुई लाइब्रेरी पार्ट 1। आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि लाइब्रेरी को बचाने की मुहिम में नकीब साहब मजिस्ट्रेट साहब के दफ्तर पहुंच गए थे एक एप्लीकेशन लेकर, लेकिन मजिस्ट्रेट साहब ने उनको मना कर दिया। कुल मिला के हसरत मोहानी लाइब्रेरी को बचाने की नकीब साहब की ये आखिरी कोशिश बेकार गई थी। अब आगे। लगभग 1 हफ्ते बाद जब नकीब साहब लाइब्रेरी में बैठे हुए थे तो एक 20-22 साल की लड़की ने दस्तक दी। नीली जीन्स और सफ़ेद टी शर्ट पहने उस लड़की ने दबी हुई आवाज़ में कहा, मिस्टर नकीब? जी मैं ही हूँ, अंदर आओ बिटिया। जी मेरा नाम नीलू है, कलेक्ट्रेट ऑफिस से, वो लाइब्रेरी डिजिटल करने के लिए। नकीब साहब ने नीलू को बैठने के लिए कहा। उस दिन जब कलेक्टर साहब ने लाइब्रेरी डिजिटल करने की बात कही थी तो शायद नकीब साहब को समझ नहीं आया था। उन्होंने नीलू से पूछा, तो कब से करेंगी आप काम? जी आज से ही। अच्छा, ये सब होता कैसे है? हम एक बड़ा कंप्यूटर स्कैनर लगाएंगे और एक एक करके सारी किताबें स्कैन कर लेंगे, तो ये हमारे पास डिजिटल कॉपी आ जाएगी। तो भविष्य में अगर किताबों को कुछ हो भी जाए तो भी इनकी कॉपी हमेशा हमारे पास रहेगी। सच पूछो तो नकीब साहब को अब भी कुछ समझ नहीं आया था। कुछ ही देर में नीलू का एक साथी कंप्यूटर और सामान लेके आ गया। शाम, सुनो तुम स्कैनर वगैरह लगा लो, तब तक मैं लाइब्रेरी का एक चक्कर लगा के आती हूँ। नीलू ने उठ के एक नज़र इस पुरानी लाइब्रेरी पे डाली। हर किताब कितने कायदे से अपनी रैक में लगी हुई थी। कोई भी किताब उठा के देख लो, किसी पे भी धूल का एक कण भी नहीं था। नीलू इन पुरानी किताबों को देख रही थी और नकीब साहब उसको बताने लगे थे। जी ये पुराने शायरों और कवियों के ज़िंदगी नामे हैं और उनके दीवान यानी कविता संग्रह है। ये इस तरफ वाले रैक में क्रांतिकारियों का इतिहास है। नीलू एक ऊंचे रैक पे बनी सीढ़ियों पे चढ़ने लगी तो नकीब साहब ने कहा,
जी हाँ, वहाँ दूसरे मुल्कों के लेखकों का कलेक्शन है। वहाँ कुछ किताबें तो ऐसी थीं जिनका तसव्वुर भी नहीं किया था नीलू ने। मसलन चमड़े पे लिखी किताबें। वो अगर किसी पुरानी किताब को उठा के खोलने लग जाती तो नकीब साहब ऐसे रिएक्ट करते जैसे उसने किसी नवजात शिशु को गोद में उठा लिया हो। अरे अरे, जरा आराम से बर्क पलटिए, पुरानी किताब है, कहीं खुरक न जाए। नकीब साहब की इस तरह की फिक्र ने नीलू को भी इम्प्रेस कर दिया था। वो काम शुरू कर लेने से पहले हर एक चीज को जान लेना चाहती थी ताकि कोई खामी न रह जाए। उसने नकीब साहब से पूछा, जी आपके पास इन किताबों की लिस्ट वगैरह है? जी हाँ। वो लिस्ट मिल जाती तो एक बार मैं लिस्ट से किताबें मिला के चेक कर लेती कि किताबें पूरी हैं कि नहीं। नकीब साहब ने एक रजिस्टर उसके सामने रख दिया। नीलू अभी आगे कुछ पढ़ पाती कि चंदूराम चाय की केतली लिए दाखिल हुआ। साहब चाय। बेटी पहले चाय पानी कर लो, फिर काम शुरू करना। अरे आपने, नहीं कोई तकल्लुफ नहीं किया, चलो इसी बहाने हम भी चाय पी लेंगे। चाय की चुस्कियों के साथ नकीब साहब नीलू को बताने लगे थे कि किस तरह उनकी यादें इस इमारत से और इन किताबों से जुड़ी हुई हैं। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य अकबर कादरी की लिखी कहानी एक खोई हुई लाइब्रेरी पार्ट 1। आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि लाइब्रेरी के बंद होने से पहले मजिस्ट्रेट साहब ने हसरत मोहानी लाइब्रेरी को डिजिटल कराने का इंतज़ाम कर दिया था ताकि वो सारी किताबें इलेक्ट्रॉनिक तरीके से सलामत रहें। और इस काम को करने के लिए नीलू लाइब्रेरी पहुंच गई थी। अब आगे। चाय पीने के बाद नीलू ने काम शुरू कर दिया। उसने सबसे पहले वो रजिस्टर खोल के पढ़ा जिसमें किताबों की जानकारी दर्ज थी। पीले पड़ चुके पन्नों में स्याही की लिखावट नमी से फैल गई थी, लेकिन उनको साफ साफ पढ़ा जा सकता था। नीलू ने हंसते हुए कहा, नकीब सर, ये लिखावट उतनी पुरानी तो नहीं लगती जितनी ये लाइब्रेरी है। हर 2-3 साल में एक रजिस्टर से दूसरे में कॉपी करते रहे, इसीलिए सलामत है। अब इसके अलावा काम ही कहाँ था। नीलू ने सबसे पहले सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स स्कैन किए। जैसे ही वो फाइल का पेज स्कैन मशीन में डालती, एक रोशनी की लकीर बनाती हुई स्कैन मशीन वो पेज कंप्यूटर में भेज देती। ये देख के नकीब साहब खुश तो हो रहे थे। नीलू ने काम करते करते उनसे पूछा, इस लाइब्रेरी का नाम कैसे पड़ा? नकीब साहब ने गहरी सांस ली और कहा, आज़ादी से पहले की इस लाइब्रेरी का इतिहास भी बहुत दिलचस्प है। रहीमपुर नवाब रहीम साहब की एक बहुत छोटी सी रियासत थी। नवाब साहब को लिखने पढ़ने का बहुत शौक था और पढ़ने के दौरान बहस ना हो ऐसा कैसे हो सकता था। इसी वजह से कि घर में किसी को इन बहसों से परेशानी ना हो, उन्होंने हवेली के बाहर वाले कमरे में अपने पढ़ने का इंतजाम कर दिया था। दिन गुजरते गए। देश आज़ादी की जंग से जूझा तो ये किताबों की बैठक भी खामोश नहीं रही। इल्म की ताकत कभी कमज़ोर नहीं पड़ती। नवाब साहब और उनके साथी यहीं बैठ के देश के हालात का जायज़ा लेते और अपनी कलम से इनकलाबी बयानों और तकरीरों को उस वक्त के मशहूर अखबार पयाम आज़ादी में साया कराते। जब पयाम आज़ादी पर रोक लगी तो नवाब साहब ने एक छोटा सा रिसाला यानी मैगज़ीन इसी बैठक से निकालना शुरू कर दिया। ये दौर गांधी जी के असहयोग आंदोलन का था। पूरा देश इसमें शामिल था। रहीमपुर के नवाब साहब ने इसी मौके पर एक जलसा करवाया और देश के तमाम मशहूर शायरों को बुला के ऐसा प्रोग्राम पेश करने की इल्तिजा की जिससे लोगों में देश की आज़ादी के लिए मोहब्बत जागे और वो आंदोलन को बढ़ावा दें। इस जलसे में उस वक्त के मशहूर क्रांतिकारी शायर जिन्होंने अपनी आधी जिंदगी जेल में बिता दी थी, मौलाना हसरत मोहानी, वो भी तशरीफ लाए थे। मौलाना हसरत मोहानी ने इस जलसे में अपनी गज़ल से जलसा लूट लिया था। फिर भी है तुमको मसीहाई का दावा देखो, गौर फरमाएगा कि फिर भी है तुमको मसीहाई का दावा देखो, मुझको देखो मेरे मरने की तमन्ना देखो, और हवसे दीद मिटी है न मिटेगी हसरत, हवसे दीद मिटी है न मिटेगी हसरत, देखने के लिए चाहे उन्हें जितना देखो, मुझको देखो मेरे मरने की तमन्ना देखो। कितना जोश था उस जलसे में। लोग बाग हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने लगे थे। जलसे के बाद हवेली में खाने पीने का इंतजाम था। खाना पीना होने के बाद मौलाना हसरत मोहानी ने नवाब साहब की वो किताबों वाली बैठक देखी। वहाँ तरह तरह की किताबों, रिसालों, अखबारों को बड़े करीने से रखा गया था। मौलाना मोहानी ने नवाब साहब से कहा था, मुझे तो बस यहीं कैद कर दो नवाब साहब, ये इल्म का समंदर पी लेने दो मुझको। आपको अच्छा लगा हमारे किताबों का कलेक्शन? नवाब साहब ने कहा तो मौलाना ने पलट के जवाब दिया
किताबों का कलेक्शन कह के इस हुजरे की तौहीन मत कीजिए नवाब साहब, ये पूरी की पूरी लाइब्रेरी है। बस एक दरख्वास्त है कि इस इल्म की दौलत को आम आदमियों के लिए भी खोल दिया जाए। हमारे मुल्क के लोगों को इल्म की बहुत ज़रूरत है। बस फिर क्या था, नवाब साहब ने ऐसा ही किया, बल्कि उसका नाम उन्होंने मौलाना हसरत मोहानी लाइब्रेरी रख दिया। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य अकबर कादरी की लिखी कहानी एक खोई हुई लाइब्रेरी पार्ट 1। आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि लाइब्रेरी को डिजिटल करने आई नीलू ने जब काम शुरू किया तो नकीब साहब को समझ में आ गया कि लाइब्रेरी को डिजिटल कैसे करते हैं। बातों बातों में नकीब साहब नीलू को इस लाइब्रेरी का इतिहास बताने लगे थे कि आज़ादी के ज़माने में कैसे यहाँ के नवाब ने मौलाना हसरत मोहानी का जलसा करवाया था और इसका नाम उन्हीं के नाम पे पड़ गया था। अब आगे लाइब्रेरी की कहानी बताने के बाद नकीब साहब खामोश हो गए। शायद वो आखिरी बार किसी को इसका इतिहास बता रहे थे। नीलू भी सुन के दंग थी। उसने नकीब साहब से पूछा, बताइए, हमारे शहर में इतनी ऐतिहासिक जगह और हमें पता ही नहीं। अगर पता होता बेटी तो ये लाइब्रेरी ख़त्म नहीं होती, नकीब साहब ने कहा। नकीब साहब की ये बात नीलू का दिल दुखा गई। उसने पलटवार करते हुए कहा, मुझे पता होता तो मैं तो यहाँ ज़रूर आती, लेकिन किसी ने कुछ बताया ही नहीं और आप लोगों ने भी तो कभी इसकी पब्लिसिटी नहीं की। मैं यहाँ से कितनी बार गुजरी हूँ लेकिन पता ही नहीं चला कि कोई लाइब्रेरी है। बाहर नाम भी तो नहीं दिखाई देता, फोटोकॉपी कर रहे श्याम ने कहा। पब्लिसिटी के लिए पैसे भी तो लगते हैं बेटा। सरकार हमारी तनख्वाह और किताबों की जिल्द के सालाना 8,000 रुपये के अलावा 1 रुपया नहीं देती। और हमारी तनख्वाह है कितनी जो हम अपनी जेब से कुछ खर्चा कर सकें? नकीब साहब तो फिर भी बहुत कुछ कर देते हैं, गुस्सा होते हुए चंदूराम ने कहा। नकीब साहब ने चंदूराम को चुप कराया और नीलू को एक किताब थमाते हुए कहा, चलो बेटी काम शुरू करो। नीलू एक एक पेज बड़े प्यार से खोल खोल के स्कैन करने लगी। उन किताबों में एक जानी पहचानी पुराने कागज की खुशबू आ रही थी, वो जो किताबों के अलावा कहीं नहीं आती। अभी नीलू ने कुछ ही पेज स्कैन किए होंगे कि उस किताब से एक सूखा हुआ गुलाब का फूल मिला। उसकी कुछ पंखुड़ियां झड़ के किताब से ऐसे चिपक गई थीं जैसे उसका ही हिस्सा हो। नीलू ने बड़े आराम से वो फूल उठाया और नकीब साहब से कहा, देखिए इस किताब में क्या मिला है। क्या है? नकीब साहब ने गले में लटक रहे अपने चश्मे को पहनते हुए कहा। पास जाके देखा तो गुलाब का सूखा हुआ फूल था। वो मुस्कुरा के बोले, न जाने किसका होगा, न जाने किसके लिए रखा होगा छिपा के। नीलू को कुछ समझ नहीं आया। उसने पूछा, मतलब? भैया, अब आजकल का ज़माना और है, हमारा ज़माना और था। एक दूसरे तक बात पहुंचाने के लिए बस ऐसे ही संदेशे छोड़े जाते थे किताबों में। तो इस सूखे हुए गुलाब का क्या मतलब है? नीलू ने मुस्कुराते हुए पूछा। नकीब साहब की जगह और कोई होता तो शायद बुरा मान जाता, लेकिन वो बहुत ही खुश मिजाज और खुले दिमाग वाले थे। तो उन्होंने जवाब दिया, ज़माना कोई भी हो बेटी, पर गुलाब का मतलब तो एक ही होता है ना, प्यार का इजहार। ये सूखा गुलाब? नीलू ने कहा। हाँ, इजहार के वक्त सूखा थोड़े रहा होगा। सब हंस पड़े। नीलू ने काम करते हुए कहा, एक बात बोलूं? कहिए। जब मैंने आपको देखा था तो लगा था कि यहाँ तो काम बड़ी खामोशी से करना पड़ेगा, नहीं तो डांट खानी पड़ सकती है। क्यों? क्या मैं इतना खड़ूस लगता हूँ? नीलू ने कंप्यूटर को क्लिक करते हुए जवाब दिया, अरे किसने कहा आप खड़ूस हैं? आप तो मज़ेदार इंसान हैं। हाँ, शक्ल से कड़क ज़रूर लगते हैं। आज सालों बाद इस लाइब्रेरी में हल्की सी चहल पहल हो गई थी। नकीब साहब का मन कर रहा था कि काश ये चहल पहल हमेशा ऐसी ही बनी रहे। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य अकबर कादरी की लिखी कहानी एक खोई हुई लाइब्रेरी पार्ट 1। आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि लाइब्रेरी को डिजिटल कराने आए नीलू को किताबों के बीच में से एक गुलाब मिला था। किसी ने किसी के लिए रखा होगा शायद। अब आगे काम करते करते दोपहर हो गई थी और अभी बस 2 किताबें ही कॉपी हो पाई थी। नकीब साहब नीलू के पास ही बैठे सब देख रहे थे। उन्हें कम से कम ये यकीन तो हो गया था कि ये इल्म अब सलामत रहेगा। नीलू ने किताब ख़त्म हो जाने के बाद उसको उठा के वापस रैक में रख दिया। अगली किताब की ओर उसके हाथ बढ़े ही थे कि नकीब साहब ने उसको रोक दिया।
बिटिया खाने का वक्त हो गया है, खाना खा लेती। अरे मुझे तो पता ही नहीं चला। आप खाइए, हम बाहर से कुछ ऑर्डर कर लेंगे। पहली बात, खाना टाइम पे खाओ और काम टाइम पे करो। और हाँ, मेरे रहते बाहर से तो खाना नहीं आ सकता। मैंने घर में कहला दिया था, चंदूलाल बस आते ही होगा टिफिन लेके। नकीब चाचा के इस किरदार से और जुड़ गई थी नीलू। बहुत अपनापन था उनमें। नकीब साहब ने अपनी टेबल पे बैठते हुए नीलू से पूछा, बेटा कितना वक्त लग जाएगा इस पूरे काम में? नीलू ने किताबों की रैक्स को देखते हुए कहा, कम से कम 2-3 महीने तो लग ही जाएंगे। नकीब साहब मुस्कुरा के बोले, चलो अच्छा है, अपने आखिरी वक्त में लाइब्रेरी आबाद हो गई। नीलू ने भी नकीब चाचा के गम को महसूस किया था। इस थोड़ी देर की खामोशी को चंदूलाल ने तोड़ा। तो साहब खाना लगा दूं? हाँ लगा दो। कहाँ? यहीं? यहाँ तो किताबें फैली हैं, तुम अंदर ही लगा दो, कैंटीन में। कैंटीन का नाम सुन के नीलू ने हैरत से पूछा, यहाँ कैंटीन भी है? हाँ है, छोटी सी, मुझे तो नहीं दिखी। नकीब साहब ने कुछ नहीं कहा, बस नीलू को पीछे आने का इशारा किया। नीलू पीछे हो ली। इस 2 कमरों की छोटी सी लाइब्रेरी में कैंटीन कहाँ है, ये सवाल उसके खोजी दिमाग में अभी भी चल रहा था। दूसरे कमरे में आके सब रुक गए, लेकिन कैंटीन नजर नहीं आ रही थी। चंदूलाल सामने रखे एक रैक की ओर बढ़ गया और उसने रैक पे लगे हत्थे को पकड़ के जोर लगाया तो रैक किसी दरवाजे की तरह खुल गया। अंदर जाके नीलू ने देखा कि एक छोटी सी कैंटीन थी। सामने एक दरवाजा था जो पार्क में खुलता था। कमरे के अंदर एक लकड़ी का बड़ा सा काउंटर था। लकड़ी की अलमारी में ही चीनी मिट्टी के बर्तन और एक स्टोव रखा हुआ था। दाईं तरफ लकड़ी की कुर्सियां जिन पे तांत की बुनाई थी पड़ी हुई थी। कुर्सियों के सामने रखी लकड़ी की टेबल इतनी मोटी थी कि शायद ही 2 आदमियों से उठ सके। कितनी खूबसूरत थी ये छोटी सी कैंटीन। कुछ और राज बाकी हो तो अभी बता दीजिए। बहुत खूबसूरत है ये। चंदूलाल ने टेबल पे खाना लगा दिया। सब साथ में खाना खाने बैठ गए। नीलू ने नकीब साहब के घर में आई सब्जी का एक नवाला मुंह में डालते हुए कहा, आपने तो एक अलग दुनिया छुपा रखी है यहाँ। कितना मजा आता होगा ना जब ये चालू होगी। नकीब साहब की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कहा, हाँ मज़ा तो वाकई बहुत आता था। और ये कैंटीन ही तो वो जगह थी जहाँ लोग बाग चाय और खाने के बहाने अपनी माशूकाओं से मिलने आते थे। कितने लोगों को इस लाइब्रेरी में इश्क लड़ाने का मौका मिला। उस ज़माने में लड़कियां बस पढ़ाई के बहाने ही घर से निकल पाती थी और कॉलेज के बाद बस लाइब्रेरी ही वो जगह थी जहाँ मुलाकातें हो सकती थी। नकीब चाचा की बात सुन के नीलू ने एक बार गर्दन घुमा के देखा। एक लगाव सा हो गया था उसको इस जगह से और उसने मन में सोच लिया था कि कुछ भी हो वो कोशिश तो करेगी कि लाइब्रेरी खत्म होने से बच जाए। दोस्तों, ये था इस कहानी का पहला पन्ना। कल पलटूंगा इसका दूसरा पन्ना, कहानी एक खोई हुई लाइब्रेरी पार्ट 2 में।